लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें हम बात करते हैं इंड एएस के ऊपर। अब सर ये इंड एएस क्या है? तो जैसे कि हमने देखा कि एक आपने एएस पढ़ा, इसके बाद आपने देखा कि अगर इंटरनेशनली हमें काम करना है तो हमें किस में आना पड़ता है? हमें आना पड़ता है आईएफआरएस में। अब हम कह रहे हैं कि आईएफआरएस जो बेसिकली हमने जो पहले आईएएस से या फिर कह लो आईएफआरएस से जो आपने एडॉप्शन किया था कई सालों पहले, तो आपने अडॉप्ट करके क्या बनाया? आपने बनाया एएस। लेकिन ओवर द टाइम आपकी कंट्री के अंदर काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई और फिर जरूरत पड़ी हमें अपने एएस को एडवांस करने की, एएस को और मॉडिफाई करने की, आज के डेट से आज के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करने की। तो हमने कहा एएस के अंदर तो अपडेशन हम छोटी मोटी करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली इंड एएस की जरूरत किनको पड़ेगी? उस टाइप के कॉर्पोरेट्स को जो कि कैसे ऑपरेट करना चाहती हैं? ग्लोबली ऑपरेट करना चाहती है। मतलब वो कॉर्पोरेट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटिटीज जो चाहती हैं कि वो अपने देश में भी काम करे और विदेशों में भी काम करे। मोटे तौर पे इसको कह सकते हो कि बड़ी कंपनियां। मोटे तौर पर हम क्या समझ सकते हैं कि जो बड़ी कंपनी है उसके लिए बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि छोटी कंपनी तो वैसे भी इंडिया के भीतर ही सीमित रह जाती है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको इंडिया में भी पैसा रेज करना है और इंडिया के बाहर भी पैसा रेज करना है, इंडिया में भी बिजनेस करना है और उनके यूजर जो है वो इंडिया के बाहर भी हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं। तो इस टाइप की बड़ी कंपनी ही होगी जो इंडिया के बाहर तक पहुंच पाएगी। तो जिस टाइप की बड़ी कंपनियां हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया, इंड एएस के अंदर डिफाइन किया गया और उनको कहा गया कि आप बड़ी कंपनी हो, आपको बाहर भी धंधा करना होता है, तो आप एएस मत फॉलो करो, आप क्या फॉलो करोगे? आप इंड एएस फॉलो करोगे। इंड एएस बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने एएस को और मॉडिफाई किया और उसको किसके लाइन पे तैयार कर दिया? आईएफआरएस के लाइन पे। मतलब कि हमें पता था कि भैया अगर आपको दो सेट ऑफ अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, दो सेट ऑफ अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि अगर आपको ग्लोबली कैपिटल रेज करना है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे डीलिंग करनी है, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने हैं, तो उस केस में आपको कहा गया क्या कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप फॉलो करो ही, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स हैं आपके जो यूजर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के वो इंडियन लोग हैं, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली कोई काम करना है तो आपको आईएफआरएस में स्विच करना पड़ेगा। मतलब आपको दो सेट ऑफ अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, दो सेट के आपके टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको तैयार करने पड़ते थे। अब ये क्या कहा गया कि भैया जो बड़ी कंपनियां हैं उसको एक एएस के हिसाब से तैयार करना पड़ रहा है, एक आईएफआरएस के हिसाब से तैयार करना पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मर्ज करते हुए, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक नया वर्जन लेके आते हैं जिसको नाम दिया गया इंड एएस का। मतलब कि दो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाने पड़े, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओ जो कि आपका इंडिया में भी चलेगा और इंडिया के बाहर भी काम करेगा, इंडिया के बाहर भी वो दौड़ेगा। अब ऐसा कब हो पाएगा? जब उसके अंदर मिक्सचर कर देंगे हम इंडियन इंग्रेडिएंट्स का भी और इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स का भी, जो कि हमने किया कहां पे? इंड एएस में। मतलब आईएफआरएस का इंडियन वर्जन है क्या? इंड एएस। तो इसके आने से फायदा क्या हुआ कि आपको अब दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरीके से ऑपरेट करती हैं वो इंड एएस फॉलो करें, उनका काम हो जाएगा, फिर उनको एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आईएफआरएस का जमाना था तो क्या करना पड़ता था कि अगर कोई आईएफआरएस फॉलो करने जा रहा है तो भी हम उसको कहते थे कि भैया तुम्हारे इंडियन जो यूजर्स हैं, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो तुम्हें एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो उन कंपनियों को बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उनको दो स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने पड़ते थे। तो उसको सिंपल करने के लिए कहा गया कि भैया इन दोनों की क्वालिटीज को मिक्स करते हुए एक नया तैयार करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके हिसाब से अगर इंसान ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया तो वो इंडिया में भी काम करेगा और ग्लोबली भी वो काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज द यूनिफॉर्म्ड, बेसिकली कह सकते हो मॉडिफाइड वर्जन है किसका? आईएफआरएस का। ठीक है सर। नाउ अब इसके अंदर बात ये आती है कि ये बड़ी कंपनियां कौन कौन है। तो इस इंड एएस का जब शेड्यूल हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पे डिफाइन किया जाता है कि इतने करोड़ से ऊपर की आपकी कंपनी है तो आपको इंड एएस फॉलो करना है, इतने करोड़ से ऊपर का आपका नेटवर्थ है तो आपको इंड एएस फॉलो करना है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है, वो हमारा फिलहाल कोर्स का पार्ट नहीं है। बट अब यहां पे क्या जो छोटी कंपनी है क्या वो इंड एएस फॉलो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मतलब इंड एएस तो एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स है। मतलब कि आप खुद समझ पा रहे हैं बड़ी कंपनी पे ये लगाया जाएगा जो कि आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, तो क्या होगा? एएस आपका सिंपल होगा या इंड एएस सिंपल होगा? नो डाउट एएस कंपैरेटिवली सिंपल होगा। मतलब दोनों ही स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करने बैठे तो ज्यादा सिंपल कौन कहलाएगा? तो ज्यादा सिंपल आपके कौन कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज कंपेयर टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये इसलिए क्योंकि छोटी कंपनी को कहा गया कि यार तुम ना ऐसा करो, सिंपल रखो अपनी अकाउंटिंग को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करो। लेकिन कोई छोटी कंपनी ऐसी है वो कहती है अच्छा जी ऐसा थोड़ी है, हमें छोटा मत समझो, हम भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसको पूरी फ्रीडम है, पूरी की पूरी फ्रीडम है कि ये एएस को ना फॉलो करते हुए क्या फॉलो करे? इंड एएस को फॉलो करे। इसको बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी। मतलब इसको ग्लोबली
ऑपरेट नहीं करना, ग्लोबल इन्वेस्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल ये चाहता है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और तगड़ा बनाएं और अच्छा बना के चलें, और इसलिए वो चाहता है कि हम एएस के बदले इंड एएस फॉलो करें, तो ऐसा वो कर सकता है, इसकी परमिशन उसको दी जाती है। बट क्या कोई इंड एएस वाला बंदा एएस फॉलो कर सकता है? वो फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लॉ में डाल दिया गया कि अगर आपकी जो कंपनी है वो इतने टर्नओवर से ज्यादा की है, नेटवर्क इतने से ज्यादा का है, तो आपको मैंडेटरली इंड एएस फॉलो करने पड़ेंगे। एएस के स्कोप से आप बाहर निकल जाते हो, चाहे आपका ग्लोबल ऑपरेशन हो चाहे ग्लोबल ऑपरेशन ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये मोटा मोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया गया है अभी से कुछ सालों पहले, जिसके अंदर पहले एएस हुआ करते थे, अब उन्होंने उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन निकाला, इंड एएस। क्यों निकाला? क्योंकि पहले दो अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते थे, ग्लोबली ऑपरेट करने के लिए आईएफआरएस और इंडिया में करने के लिए एएस, तो उसको मिश्रण करते हुए आपको इंड एएस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आई होप आपको इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। तो इंड एएस बेसिकली क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि एक इंडियनाइज्ड वर्जन है किसका? आईएफआरएस का, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इस शॉर्ट फॉर्म को फिर ठीक कर लेना आप। आईएफआरएस आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन्होंने इसको डेवलप किया है आईएएसबी ने, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरप्राइजेस आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू इट्स यूजर्स। मतलब आईएफआरएस जो है वो आईएएसबी ने बनाया है, इंड एएस जो है वो आपके आईसीएआई ने बनाया है, और बेसिकली ये काम क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का काम करती है, यूजर्स तक उसको पहुंचाने का काम करती है कि किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है हमें यूजर्स के सामने। ठीक है, तो बेसिक जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेम है कि क्या फायदे हैं, क्या जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह की। अब मुद्दा ये आता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो है ही है, लेकिन ये इंड एएस वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसकी और क्या खासियत है? हमें ये तो पता है ही कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज में, किसी भी कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या आवश्यकताएं हैं, ये हमने बेसिक्स में देख लिया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो खासियत थी वो सारी की सारी आपकी आईएफआरएस में भी मिलेगी, इंड एएस में भी मिलेगी। नाउ इन एडिशन टू दैट क्या और विशेषताएं हैं जो कि इंड एएस में आई? पहला, इंड एएस आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आईएफआरएस, तो मतलब ये आईएफआरएस की सारी खूबियों से परिपूर्ण है। अगला, इंड एएस आर कंप्रीहेंसिव एंड कवर अ वाइड एरिया कंप्राइजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। मतलब कि इंड एएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है, इंड एएस के अंदर कुछ भी चीजें छूटती नहीं है, चाहे वो आपकी एसेट नेचर की हो, लायबिलिटी नेचर की हो, रेवेन्यू हो या एक्सपेंसेस हो, इन सारी चीजों को आपका ये कवर करके चलता है। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड। अंडर इंड एएस आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद ईच आइटम। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम शो किया जाएगा, जो भी चीजों को आपको दर्शाया जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके इंड एएस में कोटेड है। मतलब होलसेल में ये कहा गया कि इंड एएस जो है वो बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स गवर्न करता है, उसके अंदर कुछ एक रूल्स डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है सर, इंड एएस लेज एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक नया वर्ड है, ट्रांसपेरेंसी आपने पीछे भी देखा था, बट इंड एएस और क्या ऐड करता है? ये अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे ऐड करके चलता है कि अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अकाउंटेबल भी होंगे। क्या सर इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या कंपेरेबिलिटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अंडरस्टैबिलिटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब कि जो विशेषताएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थे वो तो है ही है, साथ में कुछ एड ऑन किया गया जो कि आईएफआरएस को देखते हुए लाया गया है, उसकी विशेषताओं में शामिल किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंड एएस के? इंश्योर करना है क्या? यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑब्जेक्टिव पहले भी था, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अगला, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हो पॉलिसीज वगैरह प्रोवाइड करना किसको? जो भी हमारे अकाउंटेंट हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि किन पॉलिसीज के आधार पे प्रिपरेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। ये आपने पीछे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था कि जो डाइवर्स इफेक्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है कोई भी स्टैंडर्ड, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, ताकि एक देश में एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस फॉलो हो और उसी के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएं। इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिट्टो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। एंड टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मोटे तौर पे आप कह सकते हो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है ये आपने पीछे देखा था कहां पे? जब आपने एएस की पढ़ाई की थी, उसके ऑब्जेक्टिव और इसके ऑब्जेक्टिव डिट्टो मैच करते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है, इन्हीं चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज नहीं हो जाएंगे। अगला आता है मेरिट्स क्या है इंड एएस के? सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। मतलब कि आईएफआरएस तो इंटरनेशनल था, तो आईएफआरएस को जब आपने ढाल दिया इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो क्या बन गया? आपका इंड एएस बन गया। तो मतलब
कि ये सुटेबल है इंडियन कंडीशंस, इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो इसके अंदर अडॉप्ट कर लिए गए। क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो कैसे होनी है, क्या क्या चीजें आप उसके अंदर फॉलो करनी है, उस चीज की क्लियर गाइडलाइंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है आपको, इंड एएस प्रोवाइड करके चलता है। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नो डाउट ये तो आ जाएगा, ये आपने पीछे देखा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी कि जैसे ही आप इंड एएस को फॉलो करोगे और आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होंगी वो सारी इंड एएस को फॉलो कर रही होगी, तो सबकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगे उसके अंदर अपने आप में एक यूनिफॉर्मिटी होगी जो कि आपको कंपेरेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करके चलेगा। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, नो डाउट जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर रिलाई कर पाएंगे, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्यादा रिलायबल हो पाएगा, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी मिलेगी तो वो उस पर और ज्यादा भरोसा कर पाएंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग उस अकॉर्डिंग ले पाएंगे, साथ ही में वो कंपेयर कर पाएंगे चीजों को, मतलब कंपेरेबिलिटी का फीचर मिलेगा जो कि उनको मदद करेगा इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में। तो मतलब मोटे मोटे जो फीचर्स हमें चाहिए होते हैं किसी भी इन्वेस्टर्स को कि रिलायबिलिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कंपेरेबिलिटी हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले पाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी इंड एएस है वो इन्वेस्टर्स को मदद करता है उनके साउंड डिसीजन लेने में। अगला, डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट दी अकाउंट्स, अगेन इंपॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है। इंड एएस अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मैनिपुलेशन है, जो फ्रॉड वगैरह, उसके चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, खत्म कभी नहीं हो सकते हैं, बट ये उनको रिड्यूस करने का काम करता है बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ रिस्क विच कैन बी मिनिमाइज्ड, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, तो दिस इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ इंड एएस जो कि हमने देखा। इससे पहले हमने आईएफआरएस देखे थे, इससे पहले आपने एएस देखा था। अगर सबको आप निचोड़ के एक पॉइंट पे लेके आओगे तो उद्देश्य यही है कि कंपेरेबिलिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी आए, ये सारे फीचर्स हैं जो कि उसके अंदर होने चाहिए किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। आईएफआरएस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एंटर करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इंड एएस को इसलिए लाया गया क्योंकि दिक्कत हो रही थी कि दो टाइप की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ती थी, दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते थे, इसलिए कुछ एक बड़ी कंपनियों के लिए जो स्पेसिफाइड टर्नओवर और नेटवर्थ को क्रॉस कर लेते हैं उन पे इंपोज कर दिया गया कि आप ऐसा करो, आप एएस से शिफ्ट कर जाओ इंड एएस के अंदर मैंडेटरली। बट कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई छोटी बिजनेस एंटिटी है, वो चाहे तो अपनी इच्छा से इंड एएस को फॉलो कर सकती है, अदरवाइज वो एएस से भी अपना काम चला सकती है, लॉ की कंप्लायंस वहां पे मानी जाएगी। ठीक है सर, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंपल सा टॉपिक आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बता के चल रहा हूं, उसी बातों को यहां पर रिलेट किया जाएगा कि जब आपका इंड एएस है वो एप्लीकेबल किस तरीके से होता है, इंड एएस को एप्लीकेबल किस तरीके से कराया जाता है, तो उस चीज को हम देखेंगे यहां पे। चलिए, तो इंड एएस हो चाहे एएस हो, जो प्रोसीजर है एप्लीकेबिलिटी का वो दोनों का सेम है, चाहे एएस हो चाहे इंड एएस हो, कोई फर्क उसके अंदर नहीं पड़ता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसी तरीके से अप्लाई कराए जाते थे जिस तरीके से आपके इंड एएस कराए जाते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को बेसिकली कौन पहले अप्रूव करता है, अप्रूव करते हैं काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब ICAI जो है उसके काउंसिल इन स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद उसको भेज देते हैं किसके पास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स NACAS के पास, उनके अप्रूवल के लिए। जब ये अप्रूव कर देते हैं तो इसको ये फर्दर रिकमेंड करते हैं किसको, इन स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब इसको अप्रूव करती है तो अप्रूव करने के बाद इसको नोटिफाई कर दिया जाता है कहां पे, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, गैजेट जो है इंडिया का, उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ जी आज से अप्रूवल हुआ और आज से ये सभी एंटिटीज पे लागू होगा जो भी इसके स्ट्रक्चर के ढांचे में आते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एएस जो है वो आपके टोटल कितने इशू किए हैं आपके इंस्टीट्यूट ने, 32, और इसमें से अप्रूव कितने किए गए हैं, 29। सेम यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कितने ऐसे इंड एएस हैं जो कि अप्रूव किए हैं, तो ऐसे हैं 41 इंड एएस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है और उसको गैजेट में लाया जा चुका है। यहां पे ये वाली चीज कोई नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने ज्यादा रिकमेंड किया, इन्होंने कम अप्रूव किया, यहां पे इंस्टीट्यूट ने जितने रिकमेंड किए सारे के सारे अप्रूव किए जा चुके हैं, मतलब 41 ही ऐसे इंड एएस हैं जो कि आपके इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल मेंबर्स ने भेजे थे इस कमेटी के पास, और इस कमेटी ने उसको फर्दर रिकमेंड किया मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव कर दिया। तो टोटल काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कि 41 इंड एएस हैं जो आज के टाइम में इंडिया में लागू होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्लैरिफाई किया, देखो यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट अनलिस्टेड कंपनी विद अ नेट वर्थ ऑफ अंडर 500 करोड़, मतलब कि वो अनलिस्टेड कंपनी मतलब छोटी कंपनियां, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी आपको लिस्ट करा के चलती हैं और वो पब्लिक से फंडिंग लेती है, पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में यूज करती है शेयर्स या डिबेंचर्स के माध्यम से।
ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहा, जो लिस्टेड है क्या उसको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा? इसका मतलब बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्लायंस कोई टर्नओवर वाली बात नहीं की गई। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो लिस्ट नहीं हुई है और उनका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से कम का है, 500 करोड़ से कम का है, और ऐसे ही जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जिसका नेटवर्थ जो है वो 200 करोड़ के अंदर है, 200 करोड़ से कम का है, वोंट बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंड एएस। मतलब इनके लिए इंड एएस अडॉप्ट करना मैंडेटरी नहीं है। क्या इस टाइप की छोटी कंपनी इंड एएस अप्रूव, इंड एएस चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है अपनी कंपनी में? बिल्कुल कर सकती है, बट इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया। ये कंपनियां, ये बैंक्स अगर इंड एएस फॉलो नहीं करेंगी तो क्या फॉलो करेंगी? ऑब्वियसली क्या फॉलो करेंगी? एएस फॉलो करेंगी। पूरी आजादी किसी को नहीं दी गई है, जो लोग इंड एएस फॉलो नहीं करेंगे उसको एएस फॉलो करके चलना है। दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो पहले वाले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, जो कि 32 कम 29 है हमारे पास। ठीक है सर, अब इसके अंदर ये चीज देखिए कि जो ये 500 करोड़ से बड़ी वाली कंपनियां हैं, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है या फिर कोई लिस्टेड कंपनी है, उसको क्या इंड एएस मैंडेटरली फॉलो करना है? जी मैंडेटरली फॉलो करना है। अगर वो ग्लोबल ऑपरेशन नहीं करते हैं, जो कि हमने मोटा मोटा एसेंस समझा था इंड एएस को आने का, कि आपको अगर ग्लोबल मार्केट में एंटर होना है, ग्लोबल मार्केट में अपनी आपको पहुंचाना है, तो उसके इसमें आपको आईएफआरएस की जरूरत पड़ती थी। बट कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसका की टर्नओवर तो है इतना, लेकिन उसको ग्लोबल मार्केट में जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्या उसको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने एसेंस वहां से पकड़ा है, बट उसको क्लासिफाई करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक नेटवर्थ का आपको बेस दे दिया कि अगर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से कम है, कोई जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, बट अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो आप अनलिस्टेड कंपनी भी क्यों ना हो, आपको मैंडेटरली अडॉप्ट करना पड़ेगा इंड एएस को। और अगर लिस्टेड हो तो ये टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, फिर तो आपको हर सूरत में अपने इंड एएस को अप्लाई करके चलना पड़ेगा। आप मोटे तौर पे अगर इसको समझे तो बताइए, एएस आसान है या इंड एएस? तो ऑब्वियस सी बात है, इंड एएस ज्यादा भी है और इंड एएस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाई जा रही है, तो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, कंपेरेबिलिटी ज्यादा हो, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा हो, फ्रॉड या मैनिपुलेशन के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो। तो इसलिए इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया, ज्यादा रिजिड बनाया गया है एज कंपेयर टू एएस। एएस कंपैरेटिवली सिंपल है, ऑल्दो हम आने वाले पार्ट में इसका एक कंपैरिजन देख के चलेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आए कि एएस और इंड एएस में मोटे तौर पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट टू द एक्सटेंट आई होप आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या हमारा आईएफआरएस है और क्या हमारे इंड एएस का रोल है। ये तीनों डिफरेंट भी हैं और ये तीनों काफी हद तक सिमिलर भी हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचता है जिसमें हम डिफरेंस करेंगे, बात करेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे एएस और इंड एएस के बीच में, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे।